नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। ये लेक्चर है यूपीएसआई का और उसके सिलेबस में दिया गया है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इसके कुछ करेंगे पीवाईक्यू, ठीक है, जो अब तक एग्जाम में आपके आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लोक सेवक द्वारा किसी आधिकारिक कार्य करने के लिए रिश्वत लेने पर सजा का प्रावधान है खालिस्तान के तहत किया गया है। तो ध्यान रखना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। 1988 की धारा कौन सी है? धारा है 7। धारा 7 में एक लोक सेवक द्वारा किसी आधिकारिक कार्य करने के लिए रिश्वत लेने के लिए सजा का प्रावधान दिया गया है। इस धारा के अंतर्गत जो सजा दी गई है वो दी गई है 3 वर्ष से लेकर कितनी 7 वर्ष तक। वह क्लियर? और इसमें कुछ जुर्माने का भी दंड दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। धारा कौन सी है? धारा 7। ठीक है, अब बात करें हम धारा किसकी? धारा 21। धारा 21 में दिया गया है अभियुक्त व्यक्ति की समक्ष साक्षी होना। जो धारा 18 है उसमें दिया गया है निरीक्षण की शक्ति। जो धारा 17 है उसमें दिया गया है अन्वेषण करने के लिए प्रावधिक व्यक्ति। ठीक है, तो ये सभी धारा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द खालिस्तान सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये कब का है? तो ये है 1980 का। 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में भारत के अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद सम्मिलित नहीं है। कौन से नहीं है? तो वो नहीं है अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है ये 23 सितंबर 1980 को पारित भारतीय संसद का एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य कुछ मामलों में तथा उससे संबंधित मामलों में निवेशात्मक व्यवस्था करना है। यह अधिनियम जो है संपूर्ण भारत में लागू है। इसमें 18 खंड है। कितने? 18 खंड है। यह अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह के कार्य करने से रोकने के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ बोला है कौन सम्मिलित नहीं है। भारतीय रक्षा से भी है, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति सेवाओं से रखरखाव से भी है और भारत की सुरक्षा से भी है। भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति को अनुमति है। तो ध्यान रखना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति को अपने बचाव के लिए एक समक्ष गवाही बनने की अनुमति है और वह अपने विरुद्ध या उसी विचार में अपने साथ आरोपी किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए आरोप को साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। साक्ष्य देने में उसकी असफलता पर अभियोजक पक्ष कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपने बचाव के लिए एक समक्ष गवाही बनने का। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में निम्न में से कौन से सच हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि के संबंध में कथन पी और कथन क्यू दिया गया है। ठीक है, कथन पी कहता है कि यदि किसी प्रतिनिधि के पास आय के ज्ञात स्रोत से जो कमाई जा सके उससे अधिक संपत्ति पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वह क्लियर? और ऑप्शन क्यू कहता है चुनाव के दौरान किए गए खर्च के बारे में चुनाव आयोग को गलत सूचना देने पर प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इसमें दोनों पूछा है, सच कौन सा है? तो सच इसमें दोनों होंगे, पी और क्यू।
कहाँ पर हमको दिख रहा है पी और क्यू? ये दिख रहा है ऑप्शन सी में। हुआ क्लियर? ऑप्शन सी सही होगा इसका, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? तो ध्यान रखना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब का है? ये 1988 का है। के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित साक्ष्य देने के लिए भारत सरकार ने नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2011 के संबंध में सही है? यहाँ पे सूचना प्रदाता दिया गया है, यानी कि विसल ब्लोअर। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, भ्रष्टाचार के खिलाफ सूचना प्रदाता यानी कि जिसे हम कहते हैं विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम जो है 9 मई 2014 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी प्रदान की गई थी। हुआ क्लियर? अधिनियम 2011 का है पर मंजूरी कब मिली है? 2014 में मिली है। इस विधेयक के कुछ प्रावधान हैं, जैसे कि पहला प्रावधान ये है कि यह अधिनियम मंत्रियों सहित सरकारी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार या अधिकारियों के दुरुपयोग से संबंधित सूचना देने वाले व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए नियमित व्यवस्था करने का प्रावधान है। दूसरा प्रावधान है, भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले कर्मियों की पहचान गुप्त रहेगी और इसे तब तक सार्वजनिक नहीं किया जाएगा जब तक कि सूचना दाता स्वयं ऐसा नहीं चाहता। आपने अगर रेड मूवी देखी होगी तो रेड मूवी में अजय देवगन जो है अपनी पत्नी को भी बताता कि ये जो जानकारी है जिसके यहाँ वो छापा मारता है वो जानकारी किसने दी थी। तो ये जो बंदा था उसी को बोलते हैं विसल ब्लोअर। और यहीं पर बात कर रहा है कि जब तक वो नहीं चाहता कि मेरी पहचान ओपन हो तब तक वो पहचान को ओपन नहीं किया जाएगा। और तीसरा प्रावधान दिया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। चौथा प्रावधान दिया गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। न्यायालय एसपीजी को छोड़कर सेना, खुफिया एजेंसी एवं पुलिस भी दायरे में रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी होगा, यानी कि केवल बी। ठीक है, बी में क्या दिया गया है? सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत में शिकायतकर्ता की पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, जो 2011 के प्रदाता संरक्षण यानी कि विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011 में उसे सुरक्षा प्रदान की गई है। ये 4 सुरक्षा उसे प्रदान दी गई है। ठीक है, जब तक वो नहीं चाहता कि मेरी पहचान ओपन हो तब तक वो पहचान ओपन नहीं होगी। और आपने रेडियो में देखा होगा तो रेडियो में जो नाम बताता नहीं है वो एक्चुअली इसी अधिनियम का यूज़ करता है। ठीक है, हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईडी की खालिस्तान दंगे, जालसाजी और नकली चीज़ें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती क्या है? एक ये आपराधिक शाखा है। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो ध्यान रखना, सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2011 यानी कि विसल ब्लोअर अधिनियम 2011 की धारा कौन सी है? धारा है 17। धारा 17 के अंतर्गत जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज करने वाले पर इस विधेयक के अंतर्गत दंड का प्रावधान दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज करने वाले पर विधेयक में दंड का प्रावधान है। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ध्यान रखना, लोकपाल के अधिकार के संदर्भ में लोकपाल के पास केंद्रीय जांच ब्यूरो की तलाशी एवं जब्ती करने के लिए
प्राधिकृत करने का अधिकार है सीबीसी। सीबीआई को खोजबीन तथा जब्ती के लिए अधिकृत करने का अधिकार है और लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। लोकपाल को एम्बिस्डमेन प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये याद रखना, ठीक है। एम्बिस्डमेन प्रणाली कहते हैं। कभी आपको लोकपाल आए या ये नाम आए तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत होना। लोकपाल को एम्बिस्डमेन भी कहते हैं। ये जहाँ तक जो शब्दावली है स्वीडन से उत्पत्ति हुई है, ठीक है, आप देख लेना उसे। लेकिन इसे एम्बिस्डमेन भी कहते हैं, किसे? लोकपाल प्रणाली को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम देख लेते हैं कि उसके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो को तलाशी जब्ती करने का प्राधिकृत अधिकार, ये भी सही है। उसके पास सीबीआई खोजबीन करने का, ये भी सही है। लोकपाल, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजक के लिए समक्ष अधिकारी से पूर्व स्वीकृति किस धारा में अनिवार्य किया गया है? ध्यान रखना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए समक्ष अधिकारी से पूर्व स्वीकृति धारा 19 अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्न में से किनको है? तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के उपबंध के अनुसार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप की विवेचना राजपत्री अधिकारी को है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? जो सरकार की विभिन्न जांच एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के जो PYQ हैं, जो UPSI में अब तक आ चुके हैं, समाप्त होते हैं। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।